Hello students, welcome to Infinity Edu Point. Myself BK Saraf, Karan sir of yours, invite you all on the beautiful journey of physics where you can get free lectures of physics of class 11th, 12th and BSc. Hello students, आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स. दिस इज फॉर क्लास 11th स्टूडेंट. यह क्लास 11th के स्टूडेंट्स के लिए है. तो आज का डिस्कशन हम स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे फिजिकल क्वांटिटीज को. द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फेनोमेना विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. यहाँ पर एक वर्ड आया है कैरेक्टरिस्टिक, इसको आप ध्यान से समझिए. मैंने लिखा है कि द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एन ऑब्जेक्ट और फेनोमेना विच कैन बी मेजर्ड एंड फॉलो द लॉ ऑफ फिजिक्स इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी. मतलब कि ऑब्जेक्ट्स या किसी फेनोमेना का वो कैरेक्टरिस्टिक जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं और जो फिजिक्स के लॉ को फॉलो करता है वो फिजिकल क्वांटिटी कहलाएगा. तो ये लेकिन सर ये जो कैरेक्टरिस्टिक वर्ड है इसका क्या मीनिंग है? तो देखो, जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो या किसी फेनोमेना को ऑब्जर्व करते हो तो आपके मन में क्या ख्याल आता है? अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को ऑब्जर्व करते हो तो सबसे पहले आपके मन में उसके डायमेंशंस का ख्याल आता है कि वो कितना लंबा है, कितना मोटा है, कितना चौड़ा है, इसका वजन क्या है, ये छूने पर कैसा फील हो रहा है, या फिर कोई घटना अगर घट रही है, कोई फेनोमेना अगर हो रही है तो उस समय में ये कितने टाइम तक चलने वाली प्रक्रिया है. तो ये सब सवाल आपके मन में आते हैं. जो मैंने अभी डिस्कस किया, लेंथ, एरिया, वॉल्यूम, मास, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, तो ये सब ऑब्जेक्ट्स और फेनोमेना के कुछ कैरेक्टरिस्टिक हैं जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं. तो ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज हैं. जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, फिजिकल क्वांटिटी के एग्जांपल्स होंगे मास, वेट, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, डिस्टेंस, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, इलेक्ट्रिक करंट, फोर्स, प्रेशर, वर्क, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एटसेट्रा. तो हमने क्या देखा कि इन सब को हम मेजर कर सकते हैं और ये सभी के सभी फिजिक्स के लॉ को फॉलो करते हैं. तो इसलिए ये सब के सब फिजिकल क्वांटिटीज कहलाएंगे. The next point is units. A definite amount of a physical quantity is taken as its standard unit. किसी फिजिकल क्वांटिटी के एक डेफिनेट अमाउंट को यानी कि एक फिक्स्ड अमाउंट को हम इसके स्टैंडर्ड के तौर पर यूज करते हैं और उस स्टैंडर्ड को हम उस फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट कहते हैं. और यहाँ ध्यान दीजिए, जब भी हम किसी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट डिफाइन करते हैं तो हमें दो बातों को ध्यान में रखना होता है. द स्टैंडर्ड यूनिट शुड बी इजीली रिप्रोड्यूसिबल. मतलब कि ये जो यूनिट हमने जिस स्टैंडर्ड को हमने ले रखा है, जिस स्टैंडर्ड को हमने यूनिट मान रखा है, वो आसानी से कन्वर्ट होने वाला होना चाहिए, यानी कि उसको हम किसी और टर्म में एक्सप्रेस कर सके. जैसे लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट हम मीटर जानते हैं और इस मीटर को हम सेंटीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम मिलीमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, हम किलोमीटर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं. और दूसरी बात कि यह इंटरनेशनली एक्सेप्टेड होना चाहिए, मतलब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इसको एक्सेप्ट किया जाना चाहिए. द नेक्स्ट पॉइंट इज मेजरमेंट. जैसा कि मैंने अभी अभी डिस्कस किया कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हम उस फिजिकल क्वांटिटी के एक डेफिनेट अमाउंट को उसका स्टैंडर्ड लेते हैं. तो देखिए, अब मेजरमेंट हम कैसे करते हैं, तो उस स्टैंडर्ड को जो कि हमने किसी फिजिकल क्वांटिटी के लिए डिफाइन किया है, उससे हम क्या करते हैं कि उस फिजिकल क्वांटिटी के अमाउंट को कंपेयर करते हैं. तो यहाँ पर हमने लिख रखा है द कंपैरिजन ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी विथ इट्स स्टैंडर्ड यूनिट इज कॉल्ड मेजरमेंट. मान लो कि यह पेन है और इस पेन
कि इस पेन के डायमेंशंस की बात करें तो इसका इतना लेंथ है, और मान लो कि मैंने इतने लेंथ को 1 मीटर कहा। 1 मीटर कहा यानी कि अब कोई भी फिजिकल क्वांटिटी होगा और इस लंबाई का होगा तो हम उसको 1 मीटर कहेंगे। यानी कि यह क्वांटिटी जो हमने डिफाइन किया वह इसका एक स्टैंडर्ड यूनिट हो गया, यानी कि लेंथ का स्टैंडर्ड यूनिट हो गया। और अब मान लो कि इससे हमको इससे ज्यादा लंबाई का कोई स्टिक है या फिर कोई पोल है, उसको हमको मेजर करना है। तो मैं क्या करूंगा कि इससे, यानी कि ये जो 1 मीटर का हमने स्टैंडर्ड ले रखा कि इतना लंबाई होगा तो उसको मैं 1 मीटर कहूंगा, तो मैं जस्ट इससे उसको कंपेयर करूंगा। 2 टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 4 टाइम्स है, 10 टाइम्स है या 100 टाइम्स है, तो जितना भी वो टाइम्स आएगा उतना इसका मेजरमेंट होगा। जैसे अगर 2 टाइम्स आया तो 2 मीटर, 3 टाइम्स आया तो 3 मीटर, 4 टाइम्स आया तो 4 मीटर, 10 टाइम्स आया तो 10 मीटर्स। उसी तरह से इन द सिमिलर वे, मान लो कि ये पेन होल्डर है और इसका जो मास है, इस मास को मैंने स्टैंडर्ड के तौर पर लिया और मैंने कहा कि अगर इतना कोई मास है तो वो 1 kg कहलाएगा। और तो ये हमारा स्टैंडर्ड यूनिट बन के तैयार हो गया। अब मैं क्या करूंगा कि अगर मुझे मास को मेजर करना है तो मैं इससे कंपेयर करूंगा कि कितने टाइम्स में मैं पूरे उस क्वांटिटी को मेजर कर पा रहा हूँ, उसको तौल पा रहा हूँ। ओके, तो अगर वो सारा का सारा मटेरियल जिसको कि मुझे मेजर करना है, अगर इससे कंपेयर करने पर 5 टाइम्स आता है या 10 टाइम्स आता है, तो मैं बोलूंगा कि वो फिजिकल क्वांटिटी 5 kg है या फिर 10 kg है। तो इस तरह से हमने यूनिट को डिफाइन किया, स्टैंडर्ड यूनिट को हमने लिया और फिर उससे हमने मेजरमेंट करना सीखा। तो मेजरमेंट करने के लिए क्या करेंगे, सिंपली हम उस फिजिकल क्वांटिटी को जिसको कि हमको मेजर करना है और उस फिजिकल क्वांटिटी के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट डिफाइन कर रखा है उससे हम उसका कंपैरिजन करेंगे, उससे उसको कंपेयर करेंगे और इस तरह से हम उसके मेजरमेंट को कैलकुलेट करेंगे कि वो कितना है। तो देखिए, फिजिकल क्वांटिटीज जो होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। फिजिकल क्वांटिटीज आर ऑफ 2 टाइप्स। तो पहला कौन है, फंडामेंटल क्वांटिटी, और दूसरा डेराइव्ड क्वांटिटी। देखिए, फंडामेंटल क्वांटिटी उन क्वांटिटीज को कहते हैं जो कि दूसरे क्वांटिटीज से इंडिपेंडेंट होते हैं। यानी तो क्या कहा, दोज क्वांटिटीज विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ अदर क्वांटिटीज आर कॉल्ड फंडामेंटल क्वांटिटीज। और फंडामेंटल क्वांटिटीज के लिए जो भी हमने स्टैंडर्ड यूनिट को डिफाइन किया है उसको हम फंडामेंटल यूनिट्स कहते हैं। यानी कि हमने कहा द यूनिट्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी आर कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट्स। देयर आर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड दे आर लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सबस्टांस। फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है और वो 7 ये है जो हमने यहाँ पर मेंशन कर रखा है। सभी के सभी फंडामेंटल क्वांटिटीज यहाँ पर मेंशन किए गए हैं इस टेबल में, और उस फंडामेंटल क्वांटिटीज के क्या यूनिट्स होंगे वो यहाँ दे रखे हैं। एंड फंडामेंटल क्वांटिटीज के यूनिट्स के लिए कौन सा हम सिंबल यूज करेंगे वो यहाँ दे रखा है। तो देखिए, लेंथ के लिए हमने जो फंडामेंटल यूनिट लिया वो मीटर है और उसको हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं। मास के लिए फंडामेंटल यूनिट किलोग्राम है और इसका सिंबल हम केजी के रूप में यूज करते हैं। टाइम के लिए सेकंड और सिंबल s का यूज किया जाता है। उसी तरह से टेम्परेचर के लिए केल्विन और सिंबल के तौर पर हम कैपिटल K का इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर है और इसको हम कैपिटल A से सिंबलाइज करते हैं। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडला है और कैंडला के सिंबल के रूप में हम स्मॉल cd लेते हैं। उसी तरह से अमाउंट ऑफ सबस्टांस का फंडामेंटल यूनिट मोल होता है और उसको हम MOL से सिंबलाइज करते हैं। उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज के अलावा भी 2 फंडामेंटल क्वांटिटीज और हैं जिसको कि हम सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज कहते हैं और इसके यूनिट को हम सप्लीमेंट्री यूनिट्स कहते हैं। तो ये कौन कौन से हैं, तो एक है प्लेन एंगल और दूसरा है सॉलिड एंगल। प्लेन एंगल
कहने का मतलब है प्लेन ऑफ द पेपर, जो भी हम एंगल ड्रॉ करते हैं उसको हम प्लेन एंगल कहते हैं। और प्लेन एंगल का सिंबल होता है रेडियन, जिसको कि RAD से हम डिनोट करते हैं, सिंबलाइज करते हैं। अब एक दूसरा क्वांटिटी है इस सप्लीमेंट्री फंडामेंटल क्वांटिटीज में, जिसको कि हम सॉलिड एंगल कहते हैं। सॉलिड एंगल और इसका जो सप्लीमेंट्री यूनिट है उसको हम स्टेरेडियन कहते हैं, और उसको हम SR से डिनोट करते हैं, यानी कि सिंबलाइज करते हैं। तो ये सॉलिड एंगल क्या है? सॉलिड एंगल मतलब कोण। कोण के ये कोण है, और यहाँ कोण में जो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है, यानी कि इसके सेंटर पर जो एंगल बन रहा है, दैट इज कॉल्ड सॉलिड एंगल SR। आपने बर्थडे कैप देखा, बर्थडे कैप भी ऐसा होता है कोन की तरह, या फिर जो आप आइसक्रीम का कोन देखते हैं, वो जो भी 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा कोनिकल फॉर्म में, उसके उसका जो एंगल होगा उसको हम सॉलिड एंगल कहेंगे, और हम उसको SR से डिनोट करेंगे। तो ये थे फंडामेंटल क्वांटिटीज, सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज, एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज डेराइव्ड क्वांटिटीज। देखिए, इस नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, डिराइव्ड क्वांटिटी, इस वर्ड से ही आपको पता चल रहा होगा कि इसको कहीं ना कहीं से डिराइव किया गया है, यानी कि कहीं ना कहीं से इसको निकाला गया है। तो वो कहाँ से निकाला गया है? तो डेट इज फ्रॉम फंडामेंटल क्वांटिटीज। और ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं उनसे इसको डिराइव किया गया। तो कैसे डिराइव किया गया? तो देखिए, दो या दो से अधिक फंडामेंटल क्वांटिटीज से इस डिराइव्ड क्वांटिटीज को हमने डिफाइन किया। इसके डेफिनेशन में भी हमने लिख रखा है, those physical quantities which are derived from fundamental quantities are called derived quantities। और derived quantity के यूनिट को हम derived units कहेंगे। तो ये derived quantities कौन कौन से हैं? velocity, acceleration, force, work, etc। आप देखो देखो जैसे कि आपको वेलोसिटी अगर पता करना हो तो सबसे पहले आपको डिस्प्लेसमेंट पता करना होता है, और उसको आप टाइम से डिवाइड करते हैं। तो यहाँ देखिए, ये जो डिस्टेंस है ये एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, यानी कि फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सा? लेंथ। और यहाँ पर ये जो टाइम है ये भी एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो ये जो वेलोसिटी हमने लिखा, ये वेलोसिटी डिपेंड करता है दो फंडामेंटल क्वांटिटीज पर, डिस्टेंस पर, डिस्प्लेसमेंट पर, और टाइम पर। तो ये जो वेलोसिटी हुआ ये हमारा डेराइव्ड क्वांटिटी है, और इसका जो यूनिट होगा वो डिराइव्ड यूनिट होगा, जो कि होगा मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि इस डिस्टेंस का यूनिट जो होता है मीटर होता है, और टाइम का सेकंड होता है। तो मीटर और सेकंड से मिल करके हमें एक यूनिट मिला मीटर पर सेकंड, जो कि इस वेलोसिटी का यूनिट कहलाएगा। उसी तरह से अगर हम बात करते हैं एक्सेलरेशन का, तो आपने जाना कि एक्सेलरेशन इज इक्वल टू चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी विथ टाइम। तो यहाँ देखिए कि वेलोसिटी का यूनिट जो हम देते हैं वो देते हैं मीटर पर सेकेंड, और टाइम का सेकेंड, यानी कि हमें जो यूनिट मिलता है वो होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है ये एक्सेलरेशन का यूनिट है, और ये चूंकि एक्सेलरेशन डिपेंड कर रहा है दो क्वांटिटीज पर, वेलोसिटी जो कि एक खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, और टाइम जो कि एक फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो इसके वजह से ये जो एक्सेलरेशन है ये भी एक डिराइव्ड क्वांटिटी हुआ, और इसका यूनिट एक डिराइव्ड यूनिट हुआ। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सिस्टम ऑफ यूनिट्स में जो फर्स्ट हम जानते हैं वो है CGS सिस्टम। CGS सिस्टम में क्या होता है कि इसमें हम लेंथ को सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, मास को ग्राम में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, इसलिए इसका नाम हमने रखा CGS सिस्टम। दूसरा है FPS। FPS में क्या होता है कि इसमें लेंथ को हम फुट में मेजर करते हैं, मास को पाउंड में मेजर करते हैं, और टाइम को सेकेंड में मेजर करते हैं, और इस तरह से इसका नाम पड़ा FPS। सिमिलरली एक और सिस्टम है जिसका की नाम है MKS। MKS में क्या होता है कि इसमें हम लेंथ को मीटर में, मास को केजी किलोग्राम में, और टाइम को सेकंड में मेजर करते हैं, और इसलिए इस सिस्टम का हम नाम रखते हैं MKS सिस्टम। तो देखिए यहाँ पर जो हमने देखा, ये जो FPS सिस्टम था इसका चलन ब्रिटेन में था,
सीजीएस सिस्टम और एमकेएस सिस्टम का इस्तेमाल फ्रेंच के लोग करते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि सेंटीमीटर मीटर का स्मॉलर फॉर्म है और ग्राम केजी का स्मॉलर फॉर्म है। तो ये दोनों का दोनों यूनिट लगभग सेम ही था, जिसको कि फ्रेंच के लोग इस्तेमाल करते। अब हम वापस से आते हैं एसआई सिस्टम पर। इस एसआई सिस्टम का इस्तेमाल हम आज करते हैं। हम लोग आज इस एसआई सिस्टम का इस्तेमाल करते हैं। और मैं आपको बता दूं, ये इंटरनेशनल सिस्टम हो चुका है। जैसे कि देखिए, यहाँ पर मैंने लिख रखा भी है सिस्टम इंटरनेशनल डी यूनिट्स। ये क्या था इसके बारे में भी हम समझ लेते हैं, लेकिन उससे पहले इसके फुल फॉर्म को समझते हैं। इसको हम सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट भी कहते हैं। सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स भी कहते हैं। तो देखिए, इसका खोज कैसे हुआ, इसको क्यों इंट्रोड्यूस किया गया, इसको हम समझ लेते हैं। एसआई सिस्टम को इंट्रोड्यूस करने के पीछे सबसे बड़ा कारण था इंटरनेशनल ट्रेड। इंटरनेशनल ट्रेड, अंतरराष्ट्रीय व्यापार, और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग। इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग, इन दोनों में कठिनाई होती थी। अलग अलग देशों में अलग अलग मेजरमेंट का अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट होने की वजह से काफी परेशानी हुई, जिसकी वजह से साइंटिस्ट ने एक कॉन्फ्रेंस रखा 1971 में जेनेवा में। जेनेवा स्विट्जरलैंड का एक शहर है जो कि फ्रांस के पास है। तो वहां पर 1971 में साइंटिस्ट्स का एक कॉन्फ्रेंस हुआ और उस कॉन्फ्रेंस में एसआई यूनिट्स को इंट्रोड्यूस किया गया। इसका स्कीम कुछ ऐसा था कि ये सब जगह इंटरनेशनल लेवल पर इसको एक्सेप्ट किया जाए, और उस कॉन्फ्रेंस में ही इसके लिए नया स्कीम, मेजरमेंट के नए स्कीम को इंट्रोड्यूस किया गया और नए सिंबल को इंट्रोड्यूस किया गया, ताकि इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल ट्रेवलिंग में सबको आसानी हो सके। तो ये था एसआई सिस्टम के इंट्रोड्यूस होने की कहानी। और अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायमेंशनल एनालिसिस। आज की क्लास में बस इतना।